हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं हमारी स्थापना सीरीज़ का ये नया वीडियो, जहां मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं द टॉपिक ऑफ विंड सिस्टम। और हम जानते हैं कि विंड सिस्टम का ये टॉपिक हमारी स्टैटिक ज्योग्राफी के सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर हमारी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर इस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले इस टॉपिक को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अगर आप लोगों को हमारे चैनल के ऊपर जो वीडियोज़ हैं, जो कंटेंट है और हमारी स्थापना सीरीज़ है, इससे फ़ायदा हो रहा है अपनी प्रिपरेशन में और आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छी हो रही है और ज़्यादा बूस्ट हो रही है, तो प्लीज़ डू लाइक आवर वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और इसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। वहां पर आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको अवेलेबल होता है। जितने भी सेशंस हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर होते हैं, उन सभी सेशंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल होती है, राइट। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज बात करने वाले हैं विंड सिस्टम की। तो विंड सिस्टम की शुरुआत में सबसे पहले हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि विंड का मतलब क्या है। विंड इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर एंड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज ऑफन नोन एज करंट। तो ज्योग्राफिकल टर्म्स में अगर हम बात करें तो हवा की मूवमेंट जब भी हॉरिजॉन्टल होती है तब हम उसे बोलते हैं कि ये विंड फ्लो कर रही है, ठीक है। सो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विंड इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे मूव कर रही है, तब हम बोलेंगे कि विंड ब्लो कर रही है। लेकिन जब हवा की मूवमेंट वर्टिकल होती है, यानी कि जो हवा है वो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, वर्टिकली मूव कर रही है, तो हम उसको बोलते हैं एयर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए ज्योग्राफी के टर्म्स में। आम बोलचाल की भाषा में तो हम कैसे भी यूज कर सकते हैं, बट ज्योग्राफी में यही टर्मिनोलॉजी है और यही टर्मिनोलॉजी एग्जाम के अंदर भी आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद विंड्स ब्लो फ्रॉम अ हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर रीजन टू अ लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रीजन। ये चीज हमें पता है कि एयर जब भी मूव करेगी, चाहे वो हॉरिजॉन्टल मूव करे चाहे वर्टिकल मूव करे, तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण क्या होता है, डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हवा या विंड विल ऑलवेज मूव फ्रॉम अ रीजन जहां पर ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है टू अ रीजन जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद विंड्स विच मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, उनको वेस्टर्ली नाम दिया जाता है, और कुछ विंड्स जो ईस्ट से मूव करते हैं उनको ईस्टर्ली नाम दिया जाता है। अगर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं तो वेस्टर्ली विंड्स कौन सी हैं, जो वेस्टर्न डायरेक्शन से ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव करती हैं, और ईस्टर्ली विंड कौन सी हैं, जो ईस्टर्न डायरेक्शन से वेस्टर्न डायरेक्शन में मूव करती हैं, ठीक है। और इसीलिए कभी भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आप कहीं नोट्स के अंदर पढ़ते हैं कि वेस्टर्ली विंड्स हैं, या फिर आपसे कोई बोलता है एग्जाम के दौरान, या फिर आपसे कोई पूछता है कि वेस्टर्ली विंड्स का मतलब क्या है, तो कोई भी विंड जिस डायरेक्शन से ब्लो करके आती है, जिस डायरेक्शन से आती है, उस डायरेक्शन के नाम पे हम उस विंड को नाम देते हैं। तो अगर वो वेस्टर्न डायरेक्शन से आ रही है तो हम उसको वेस्टर्ली विंड कहेंगे, ईस्टर्न डायरेक्शन से आ रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, ईस्टर्ली विंड। इसी तरीके से नॉर्दर्न डायरेक्शन से आने वाली विंड नॉर्दर्ली विंड होगी, और साउथ से आने वाली विंड वो साउदर्ली विंड होगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। हम हिमाचल में हम देखते भी हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अक्सर हम पढ़ते हैं कि सर्दियों के मौसम में जो स्नोफॉल होता है, जो रेनफॉल होती है हिमाचल के अंदर, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है। वो वेस्टर्ली विंड्स हैं जो वेस्ट की तरफ से आती है, यानी मेडिटेरेनियन रीजन की तरफ से आती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक फंडे हैं जिनके ऊपर हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब विंड्स के बारे में जब हमें पता चल गया, तब हम अब देखेंगे कि अगर एयर की मूवमेंट को विंड कहते हैं तो कौन से रीजंस हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एयर मूव करती है। सबसे पहले बात आता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। मैंने आपको बताया कि एयर के मूवमेंट का सबसे प्राइमरी रीजन क्या है, डिफरेंस इन दी एयर प्रेशर, डिफरेंस इन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब भी एयर मूव करेगी तो उसका प्राइमरी कॉज होगा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट व्हाट दिस मींस, ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज होना, स्लोप। एक तरफ ज्यादा एयर प्रेशर है, एक तरफ कम एयर प्रेशर है, तो ये जो ढलान है, जो स्लोप है, इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। सो हम ये मान के चलते हैं कि एयर हमेशा ब्लो करती है फ्रॉम अ रीजन विद हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू अ रीजन विथ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम मान के चलते हैं कि एक फोर्स है, ये फोर्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन की तरफ एक्सर्ट होगी, और इसको हम बोलेंगे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। सो ये फोर्स हमेशा लोअर प्रेशर, जहां भी लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस रीजन की तरफ ये फोर्स हवा को या एयर को खींच के लेके जाने का काम करेगी, ठीक है। इसके साथ ये जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है ये कितनी स्ट्रांग होगी, ये डिपेंड करता है कि प्रेशर डिफरेंस कितना ज्यादा है। जैसे अगर हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि दो लोकेशंस हैं, लोकेशन ए एंड लोकेशन बी, और पहले डायग्राम में लोकेशन ए एंड बी के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है वो कितना है, 1020 मिलीबार्स लोकेशन ए पे एंड 1012 मिलीबार्स लोकेशन बी पे, यानी कि लगभग 8 मिलीबार का डिफरेंस है,
ठीक है। लेकिन हम दूसरे डायग्राम में देखें, जो बॉटम डायग्राम है, तो वहां पर हम देख रहे हैं कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में 16 मिलीबार का डिफरेंस है, 1020 से 1004 मिलीबार। अब दोनों लोकेशंस में प्रेशर का जो डिफरेंस है वो ज्यादा है इन दी बॉटम डायग्राम, और यहां पर डिस्टेंस दोनों लोकेशंस के बीच में सेम है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर किस तरीके से चेंज हो रहा है उसको नापने के लिए हमें देखना पड़ता है कि दोनों लोकेशंस में डिस्टेंस कितना है। दोनों ए और बी पॉइंट एक दूसरे के इक्वल हैं दोनों डायग्राम्स के अंदर, बट यहां पर बॉटम डायग्राम में जो प्रेशर डिफरेंस है वो ज्यादा बढ़ गया है। तो इसका मतलब हुआ कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी इन दी बॉटम डायग्राम। तो इसका मतलब है कि दो पॉइंट्स, उनके बीच में प्रेशर डिफरेंस हम तभी नाप सकते हैं अगर वो दो पॉइंट जो हैं इक्वल डिस्टेंस पे रहें, और अगर वहां पर प्रेशर डिफरेंस कम या ज्यादा होता है तब हम कहेंगे कि यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई। तो इसका मतलब प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा, उतनी ज्यादा स्ट्रांग प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, उतनी ज्यादा तेजी से हवा ब्लो करेगी। इसी के साथ ये जो फोर्स है हमेशा आइसोबार्स के परपेंडिकुलर रहेगी। परपेंडिकुलर क्यों रहेगी? आइसोबार्स वो लोकेशंस होती हैं, वो लाइंस होती हैं जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम रहता है, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है तो ऑब्वियसली विंड्स हमेशा परपेंडिकुलर ब्लो करेगी, क्योंकि विंड तो प्रेशर चेंज होगा तभी ब्लो करेगी, और इसीलिए ऑल दीज आइसोबार्स इनके परपेंडिकुलर रहकर हमेशा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एक्ट करती है। तो इसको हमेशा ध्यान रखो, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द आइसोबार्स। कई बार आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में ये स्टेटमेंट देखने को मिलेगी प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में, तो इसको एक्सट्रीम स्टेटमेंट समझ के हम बिल्कुल गलत नहीं कहेंगे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हमेशा आइसोबार्स के परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा फैक्टर देखो, फ्रिक्शनल फोर्स। कोई भी चीज जब मूव करती है तो उसको फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। सेम इज ट्रू विद द एयर। जो हवा सरफेस के कांटेक्ट में है, जो अर्थ की सरफेस के पास फ्लो कर रही है, उसको जो बिल्डिंग्स हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर, ट्रीज हैं, वेजिटेशन है, इन सभी डिफरेंट सब्सटेंसेस से फ्रिक्शन मिलती है, और इसके कारण फ्रिक्शन फोर्स हमेशा हवा की मूवमेंट को रोकने का काम करेगी। सो इट विल ऑलवेज एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द विंड मूवमेंट। एक बार हवा जब चलना स्टार्ट कर देगी उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। अगर विंड नहीं चल रही है, हवा नहीं मूव कर रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगी, लेकिन अगर विंड मूव करेगी तब जाके फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो लगना स्टार्ट होगी, और वो फोर्स हवा को पीछे खींचने का काम करेगी, रोकने का काम करेगी। लैंड के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगी, माउंटेन्स के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगी, ओशंस के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो काफी कम होगी, क्योंकि ओशंस में जो वाटर है वो उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब दूसरे फैक्टर्स, अब यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स और कोरियोलिस फोर्स की भी बात हमें करनी पड़ेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? जब भी हवा सर्कुलर मूव करती है, हवा का मूवमेंट सर्कुलर है, वो गोल गोल चक्कर लगा रही है किसी लोकेशन के, तब उस हवा को बाहर खींचने का काम करती है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स हर सर्कुलरली मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर देखने को मिलते हैं। अगर आप भी चक्कर लगा रहे हैं एक राउंड अबाउट के, तो आपको भी एक फोर्स जो है वो बाहर खींचते हुए आपको महसूस होती है, वो चीज है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब कोरियोलिस फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है दोस्तों। कोरियोलिस फोर्स एक ऐसी अपरेंट फोर्स है, ये एक ऐसी फोर्स है जो हमें लगता है कि एक्ट करती है, ये अपरेंट फोर्स है। एक्चुअली में कोरियोलिस फोर्स जैसा कुछ है नहीं, लेकिन अर्थ की मूवमेंट की वजह से, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, और उस रोटेशन की वजह से देयर इज अ डिफरेंस इन द लीनियर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब अगर आप समझने की कोशिश करें कि एक जो अर्थ है, अर्थ की पोल पे अगर कोई पर्सन खड़ा हो जाए तो उसको 24 घंटे में, जो अर्थ अपना एक चक्कर लगा रही है, वो 24 घंटे में एक ही पॉइंट पे खड़ा खड़ा घूम जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप पोल पे खड़े हैं, चाहे नॉर्थ या साउथ पोल पे, और अर्थ का 24 आवर्स कंप्लीट हो रहा है, तो आप उसी पॉइंट पे खड़े खड़े पूरा ऐसे चक्कर लगा देंगे, पूरा घूम जाएंगे। लेकिन अगर आप इक्वेटर के ऊपर खड़े हैं, अगर आप यहां खड़े हैं और आप यहां खड़े हैं, दो लोकेशंस हैं, 24 आवर्स में आपने पोल्स के ऊपर खड़े थे, आपने उसी जगह पे खड़े रहे और आपने एक चक्कर लगा लिया 24 आवर्स में। लेकिन जब आप इक्वेटर पे खड़े हो तब आप एक ही लोकेशन पे नहीं हो। आप स्पेसशिप से देखोगे तो आपको दिखेगा कि पोल पे खड़ा हुआ जो इंसान है वो अपनी जगह पर ही रहा 24 घंटे, लेकिन जो इक्वेटर पे था उसने पूरी अर्थ का जो सरकमफ्रेंस है, पूरी अर्थ का एक चक्कर काट लिया है 24 आवर्स में। आप मेरी बात समझे? और इसको कहते हैं लीनियर वेलोसिटी का डिफरेंस। मतलब कि जो इंसान पोल पे खड़ा था वो तो कहीं मूव नहीं किया, उसने तो उसी जगह खड़े खड़े चक्कर लगा लिया, उसी जगह खड़े खड़े वो घूम गया बस। लेकिन जो इक्वेटर पे इंसान है, इक्वेटर पे जो लोग हैं, वो 24 घंटे में बहुत बड़ा चक्कर लगा लेते हैं पूरी अर्थ का। ठीक है, उनको महसूस नहीं होता क्योंकि अर्थ उनके साथ चक्कर लगा रही है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करते हैं। और ये जो डिफरेंस है 24 आवर में, इस इंसान की, पोल वाले इंसान की स्पीड है 0 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इस इंसान की जो स्पीड है वो कई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स पर आवर होगी। और ये किसको महसूस होगा? जो इंसान अर्थ के बाहर से इनको देख रहा है। ठीक है, और इसी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ के ऊपर मूव करता है,
नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में, ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में, तो उस पे एक फोर्स लगती है जिसको हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। और ये फोर्स क्यों लगती है? क्योंकि जब भी आप लैटिट्यूड्स को क्रॉस करोगे, जब भी आप पोल से इक्वेटर की तरफ या इक्वेटर से पोल की तरफ मूवमेंट करोगे, तो आपकी जो ये स्पीड है, ये स्पीड चेंज होती रहती है। जो इंसान यहां खड़ा है इसकी स्पीड थोड़ी कम होगी, जो इंसान यहां खड़ा है उसकी स्पीड थोड़ी कम होगी, ये घूमने की स्पीड, और इसके कारण ये कोरियोलिस फोर्स एक्ट में आती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोरियोलिस फोर्स की ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर कोरियोलिस फोर्स के बारे में और डिटेल में चीजों को समझना चाहते हैं तो YouTube के ऊपर बहुत सारे ऐसी वीडियोस है जो आपको कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट दिखा सकती हैं। जैसे ये GIF है, ये आपको दिखा रही है कि किस तरीके से अगर आप वर्टिकल मूवमेंट करना चाहें, पोल से सीधा इक्वेटर की तरफ आना चाहें, तो आपका ये जो ब्लू पाथ है, ये पाथ होगा जिसको आप ट्रैवल करना चाहते हो, क्योंकि आप सीधे नीचे ट्रैवल करते रहना चाहते हो और अर्थ भी साथ साथ घूम रही है, तो ये ब्लू पाथ के ऊपर आपका प्लेन चलेगा। लेकिन जो एक्चुअल पाथ आपने ट्रैवल किया है वो पाथ ये रेड वाला होगा ना, ये रेड वाला पाथ होगा, और ये दिखा रहा है कि एक फोर्स लगती है जो आपको अपने एक्चुअल पाथ से डिफ्लेक्ट कर देगी, आपके एक्चुअल पाथ से डिफ्लेक्ट करने का काम करेगी। आपको सीधा जा रहे हो, आपको लग रहा है आप सीधा जा रहे हो, लेकिन एक फोर्स है जिसने आपको पाथ को डिफ्लेक्ट कर दिया। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ के घूमने की वजह से कुछ अर्थ के पॉइंट ज्यादा तेजी से मूव कर रहे होते हैं और कुछ अर्थ के पॉइंट उतनी तेजी से मूव नहीं कर रहे होते। क्लियर हो चुका? सो दिस कोरियोलिस फोर्स, इसका सिंपल सा रूल है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तो उसको राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करने का काम कोरियोलिस फोर्स करती है, और सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करने का काम कोरियोलिस फोर्स करती है। और ये फोर्स हर मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर ही लगेगी, क्योंकि मैंने आपको बोला ये तभी फोर्स काम में आती है जब आप पोल से इक्वेटर की तरफ या इक्वेटर से पोल की तरफ जाओ। अगर आप स्टेशनरी हो, एक ही जगह खड़े हुए हो, तब इस फोर्स का कोई काम नहीं है, लेकिन अगर आप मूव करते हो तभी ये फोर्स आपको फील होती है। और जितनी ज्यादा तेजी से मूव करोगे उतनी ज्यादा ये स्ट्रांगली फेल्ट करने वाली फोर्स है। इसी वजह से जो हम इंसान आम तौर पे जब हम मूव करते हैं गाड़ियों में या चल रहे होते हैं तो हमें फोर्स का कोई इफेक्ट महसूस नहीं होता है, क्योंकि हमारी स्पीड बहुत कम है। लेकिन अगर आप एरोप्लेन में हो, आप फ्लाइट में हो, तब जरूर ये फोर्स जो है वो एक्ट करती है आपकी फ्लाइट के ऊपर, लेकिन ऑब्वियसली आपका फ्लाइट उस तरीके से एडजस्टेड होता है कि उस फोर्स को काउंटर किया जा सके। लेकिन हवा के साथ भी होता है, हवा भी जब मूव करती है बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस, तो उस पर भी कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट आता है। ठीक है, तो आपको कोरियोलिस फोर्स के बारे में क्या चीजें याद रखनी है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब भी एयर ब्लो करेगी तो उसको राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करने का काम कोरियोलिस फोर्स करेगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करने का काम कोरियोलिस फोर्स करेगी। इसके साथ ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट रहेगी। जैसे मैंने आपको कहा राइट या लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, तो जब भी आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो उसके राइट या उसके लेफ्ट में ही आपको डिफ्लेक्शन मिलेगी, डिपेंडिंग आप किस हेमिस्फीयर में हो। ठीक है, इसके साथ ये जो डिफ्लेक्शन है, ये जो फोर्स है, ये पोल्स पे मैक्सिमम होगी, इक्वेटर पे सबसे कम होगी, क्योंकि इक्वेटर पे आपकी स्पीड सबसे ज्यादा है, इसलिए इक्वेटर पे फोर्स सबसे कम होगी, डिफ्लेक्शन सबसे कम होगी। पोल्स पे जहां पर आप एक ही जगह खड़े खड़े घूमते जा रहे हो और इक्वेटर से आप आओगे, तो सोचो इक्वेटर पे आप चल रहे थे, इक्वेटर पे चल रहे थे तो आपकी बहुत ज्यादा स्पीड थी आगे की तरफ। अब जब आप मूव करके पोल्स पे आ गए तो वही स्पीड आपके पास अभी भी है, तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगा पोल्स पे। देयरफॉर कोरियोलिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स एंड वीकेस्ट एट द इक्वेटर। जीरो होती है इक्वेटर के ऊपर और पोल्स पे आपको स्ट्रॉन्गेस्ट दिखती है। एंड स्पीड जितनी होगी ऑब्जेक्ट की उतनी ज्यादा तेजी से ये जो फोर्स है वो भी आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जो आपको कोरियोलिस फोर्स है जो आपको समझ लेना चाहिए, राइट। इसके बाद दोस्तों ये डायग्राम देखिए साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का। कोरियोलिस फोर्स की वजह से और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में जब भी साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स बनते हैं तो उनकी डायरेक्शन क्या रहती है? साइक्लोनिक सर्कुलेशन, यानी कि एक सेंटर जहां पर लो प्रेशर है उस सेंटर पे चारों तरफ से हवा अंदर आने की कोशिश कर रही है, और कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो हवा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर देती है। यू कैन सी दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। एंटी साइक्लोन का मतलब सेंटर में एक हाई प्रेशर रीजन है, हवा इस रीजन से बाहर जाने की कोशिश कर रही है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हवा घूमने लगेगी एंटी साइक्लोन में। सदर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल उल्टा होगा, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में हवा जो है लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होना है, तो यहां जब सेंटर में एक लोअर प्रेशर की तरफ एयर जाने की कोशिश करेगा तो उसको लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी और हवा जो है वो क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट करेगी। और इसी में साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर एंटी साइक्लोन बनना है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की डायरेक्शन को याद कर लो, सदर्न हेमिस्फीयर की ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी कि उसका उल्टा होना है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर साइक्लोन है तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर एंटी साइक्लोन है तो वो क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, यानी कि अगर साइक्लोन है उसमें एंटी नहीं लगा हुआ तो उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, लेकिन अगर वो एंटी साइक्लोन है
तो उसकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का याद कर लो ये, तो सदर्न हेमिस्फीयर का इसका उल्टा होने वाला है हमेशा। क्लियर हो चुका। इसके बाद दोस्तों टाइप्स ऑफ विंड्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड्स। अलग अलग कैटेगरीज के बेसिस पे हमने विंड्स को क्लासिफाई कर रखा है इनटू प्लैनेटरी विंड्स और परमानेंट विंड्स और प्राइमरी विंड्स। सेकंड क्लासेस सेकेंडरी और पीरियोडिक विंड्स, थर्ड क्लासेस टर्शरी और लोकल विंड्स, और फोर्थ क्लासेस जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। अब ये चार तरीके के विंड्स क्या होती हैं इसको मैं आपके साथ अगले स्थापना सेशन में डिस्कस करूंगा। आज की इस सेशन में अब बारी हो गई है कि कुछ एमसीक्यूज को हम लोग सॉल्व करके देखें। जैसे ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट कॉजेज विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में हवा को लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करने के पीछे क्या कारण है? ऑप्शंस देखो क्या दिए हैं, टेम्परेचर, जियोमैग्नेटिक फील्ड, रोटेशन ऑफ द अर्थ और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब टेम्परेचर और जियोमैग्नेटिक फील्ड तो हमारा आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा तापमान का और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कोई हवा की मूवमेंट से बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है। रिलेशन आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से और अर्थ की रोटेशन से, क्योंकि अर्थ की रोटेशन की वजह से मैंने आपको बोला क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स। और साउथ में सदर्न हेमिस्फीयर में एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन अगर होगी, वो भी लेफ्ट में अगर होगी, तो वो सिर्फ कोरियोलिस फोर्स की वजह से होगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता तो हम कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं दे सकते, उसका तो सिंपल रूल है हाई टू लो प्रेशर, राइट। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। गलत स्टेटमेंट यहां पर कौन सी है? स्टेटमेंट 1, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉमनली रेफर्ड टू एज विंड। बिल्कुल सही बात है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को विंड कहते हैं। वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉमनली रेफर्ड टू एज ब्रीज। जो वर्टिकल एयर का मूवमेंट होता है उसे ब्रीज कहते हैं। मुझे लगता है ये गलत है, क्योंकि करंट कहते हैं अक्सर जब हम वर्टिकल मूवमेंट देखते हैं एयर की। आगे स्टेटमेंट्स को भी पढ़ लेते हैं। कोरियोलिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स एंड वीकेस्ट एट द इक्वेटर। ये बिल्कुल सही बात है, जीरो होगी कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर के ऊपर, और सबसे स्ट्रॉन्ग आपको कोरियोलिस फोर्स जो है पोल्स पे देखने को मिलेगी। और सेंट्रीपिटल फोर्स इज एप्लीकेबल ओनली ऑन विंड इन सर्कुलर मोशन। ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर विंड सीधी जा रही है, सीधा मूव कर रही है, सर्कुलर मूव नहीं कर रही है, तो उस पर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगी। सो देयरफॉर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, जो कि हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब इसी के साथ इस लेक्चर को हम कंक्लूड करेंगे, और इस क्वेश्चन का आप लोग मुझे सही आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट से बता दीजिए। दैट 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। स्टेटमेंट 1 सेज wind moves from region with atmospheric high pressure to region with atmospheric low pressure, और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कोरियोलिस फोर्स डाइवर्ट्स winds towards left in the northern hemisphere। अब मुझे बताओ करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए दिया है। ये कमेंट सेक्शन के अंदर ए बी सी डी क्या ऑप्शन होना चाहिए वो फटाफट से मार्क करके मुझे बताइए। और इसी के साथ मैं लेक्चर यहां पर जो है कंक्लूड करूंगा। एंड आई होप विंड सिस्टम की जो इंट्रोडक्शन है वो आप लोगों के साथ क्लियर हुई होगी, और हम जो अलग अलग प्रकार की विंड्स हैं उनको हमारे नेक्स्ट स्थापना सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग। जय हिंद एंड जय भारत।